बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर 4 का वो टॉपिक आ गया जिसके लिए इंतज़ार था, और वो है चैप्टर के नाम के मुताबिक टर्निंग इफेक्टिव फ़ोर्स, यानी कि टॉर्क को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टॉर्क पढ़ने से पहले हमने वो चीज़ें पढ़ ली, लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे चले गए, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस पे चले गए। ठीक है, तो अब हम आते हैं ये टॉर्क पढ़ने के लिए कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है, यानी कि विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा फोर्स जब ऐसा फोर्स जिससे कि हम किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट ला रहे हों, तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं कि इट इज़ टॉर्क डेवलपिंग इन अ बॉडी। ठीक है, तो इस टॉर्क को पढ़ने से पहले इसकी एक एग्जांपल बड़ी जो लाइव डिस्कस होती है वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ डोर और विंडो, कि जब हम फोर्स लगाते हैं उसके हैंडल पे तो दरवाज़ा जब खुलता है या बंद होता है तो इट फॉलोज़ अ कर्व्ड पाथ। ठीक है, कर्व्ड पाथ को फॉलो करता है, तो दैट इज़ अ टर्निंग इफेक्ट। टर्न कर रहा है, कर्व्ड पाथ में जा रहा है, का मतलब है कि इट इज़ टर्निंग अवे। तो दैट इज़ अबाउट द टॉर्क। ठीक है, अब टॉर्क को थोड़ा सा स्टडी करने से पहले हमें ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि रिजिड बॉडी क्या होती है और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है। जैसे कि दरवाज़ा जब आप टर्न करते हैं, खोलते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इट टर्न्स अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट इट्स हिंजेस, जहाँ से वो एक्चुअली दरवाज़ा किसी उससे कनेक्टेड है। जैसे आपने दिस इज़ द हैंडल ईयर, आप इधर से पुश पुल कर रहे हैं तो इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, वी कॉल इट एज एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच इट इज़ ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, इसी को हम यहाँ एक्चुअली वी यूज़ द वर्ड हिंजेस, जो प्रॉपरली स्पेसिफिकली डोर्स के साथ जो हिंजेस लगी होती हैं, द वर्ड इज़ यूज्ड एक्चुअली हिंजेस। ठीक है, जिसमें आप यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, हिंजेस वर्ड यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है और रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी क्या है, आप सबको आइडिया होगा थोड़ा सा कि ये किसी भी सॉलिड बॉडी को कहेंगे कि इट इज़ अ रिजिड बॉडी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, रिजिड बॉडी जो है वो हर सॉलिड बॉडी को नहीं बोलते। जैसे ये पेन है, इट इज़ रिजिड बॉडी, सॉलिड भी है और रिजिड भी है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस डस्टर, क्या ये सॉलिड है? येस, इट इज़ सॉलिड। लेकिन क्या ये रिजिड है? नो, इट इज़ नॉट रिजिड। कैसे पता कि ये रिजिड नहीं है? तो रिजिड बॉडी के लिए एक डेफिनेशन है, वो ये कि रिजिड बॉडी इज़ दैट which comprises of many particles, ठीक है, and which do not change their position on application of some force on it। ठीक है, if the, या आप कह लें कि देखिए ये जैसे ये डोर है, ठीक है, डोर इज़ अ रिजिड बॉडी, इट इज़ सॉलिड एज वेल एज रिजिड। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सॉलिड बॉडी जो है वो रिजिड हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको डस्टर का बताया, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि डोर जो है ना, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्टिकल्स। ठीक है, और हर पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस है। अब अगर मैं इस दरवाज़े पे कोई ज़ोर लगाऊं तो क्या ये पार्टिकल्स के दरमियान, जिन्होंने इस डोर को बनाया, क्या उनके दरमियान कोई चेंज आएगा? नो चेंज विल अकर। जैसे इस पेन पे मैं कितना भी फोर्स लगा लूँ तो कोई पेन को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स और जो पार्टिकल्स हैं, क्या उनके दरमियान जो भी डिस्टेंसेस हैं वो क्या चेंज होंगे? नहीं चेंज होंगे। तो वी विल कॉल दैट दिस बॉडी इज़ अ रिजिड बॉडी। यानी कि इफ़ द डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स विच हैव कॉन्स्टिट्यूटेड दिस बॉडी डज नॉट चेंज विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन इट, देन वी से दैट इट इज़ अ रिजिड बॉडी। जैसे अब इसमें देखिए, मैंने ये फोर्स लगाया तो क्या हुआ, जिन पार्टिकल्स ने इस डस्टर को बनाया था उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है ना, स्क्वीज़ हो गया, तो ये फिर कैसी हो गई? इट इज़ नॉट अ रिजिड बॉडी। तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी समझ आई होगी कि रिजिड बॉडी क्या है और सॉलिड बॉडी क्या है। इट इज़ सॉलिड एज वेल, लेकिन ये रिजिड नहीं है। तो हर सॉलिड बॉडी ज़रूरी नहीं कि रिजिड हो। तो अब हमें रिजिड बॉडी का मतलब पता चल गया, डेफिनेशन भी पता चल गई। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? दिस इज़ द एक्सिस, दिस इज़ दैट लाइन अबाउट विच द डोर इज़ रोटेटिंग। तो हम एक्सिस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एक्सिस को इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि इट इज़ एक्चुअली अ लाइन फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, सच दैट द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर in a circular motion around that line such that all of them have their centers on this line। हर, यानी कि अगर ये सपोज डोर भी है तो डोर का हर पार्टिकल इज़ मूविंग अबाउट अ सर्कल हैविंग अ सेंटर एट दिस लाइन। तो हम उन सारे सेंटर्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस के लिए आपके सामने एक डेफिनेशन आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई है कि इट इज़ अ लाइन
line of particles if which move in circles with their centers on that line, ठीक है। तो that is axis of rotation। तो we now know कि rigid body क्या है, axis of rotation क्या है। अब हम आते हैं टॉर्क पे, ठीक है। टॉर्क इज़ व्हाट, इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसको हम लिखते हैं, टॉर्क को हम एक कर्ली टी बना लेते हैं। बहुत से लोग इसको यूँ लिख देते हैं, यू कैन यूज़ एनी सिंबल बट इट शुड डिफ़र फ्रॉम योर टी, कैपिटल टी से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो इस तरह लिखती हूँ, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल। इट इज़ द फोर्स अप्लाइड, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना, और कितने डिस्टेंस पे आपने वो फोर्स लगाया, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज़ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल, और इस फार्मूले से पता चल रहा है कि इट इज़ वेरी सिंपल फार्मूला कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा, यानी कि दरवाजे को आपने जितना ज़्यादा फोर्स से खोला उतना ज़्यादा उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट डेवलप होगा। और क्या पता चल रही है डिपेंडेंस टॉर्क की, कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस से आप उसको ओपन करेंगे उतना ही ज़्यादा टॉर्क डेवलप होगा। व्हाट डज़ दैट मीन? देखिए, ये दरवाज़ा है, ठीक है, दूसरा दरवाज़ा मैं ये बता रही हूँ आपको, एक का हैंडल यहाँ पे, दिस इज़ द एक्सिस अबाउट विच इट इज़ रोटेटिंग, एक का हैंडल यहाँ है और एक का हैंडल यहाँ है, ठीक है। अब यू सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एफ़, तो ये ना आपने फोर्स यहाँ लगाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द योर एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स along which the force has been applied, the line along which the force has been applied। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है, इस दरवाजे में एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके यहाँ तक जहाँ आपने फोर्स अप्लाई किया है टू ओपन और टू क्लोज द डोर, तो दिस इज़ योर L, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जितना ज़्यादा होगा L उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट डेवलप होगा बॉडी में, ठीक है ना। अगर ये हैंडल बीच में कहीं लगा होता दरवाजे पे, तो यहाँ L क्या होता, L वुड हैव बीन दिस, इसको L1 कह देती हूँ, इसको L2 कह देती हूँ, तो यहाँ L2 क्या हो गई, कम हो गई। तो हमें फार्मूला बता रहा है कि अगर L कम होगा तो टर्निंग इफेक्ट भी कम पैदा होगा। कभी दरवाजे को आप सेंटर पे हाथ लगा के देखें, आपको ज़ोर बहुत लगाना पड़ेगा, यानी कि F ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो वी सी दैट कि टर्निंग इफेक्ट जो है ना, इसीलिए हैंडल्स जो हैं बिल्कुल जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है हिंजेस से जस्ट अपोजिट मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं, ताकि आप थोड़ा सा फोर्स लगाएं और टर्निंग इफेक्ट आपको ज़्यादा मिल जाए, ताकि लेंथ जो है वो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और आपको उसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा मिल जाए। वरना इस तरह के हैंडल सेंटर में लगे हों तो आपको फोर्स दैट वुड बी अ वेरी नॉन एफिशिएंट डोर, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर हर दफ़ा लगाना पड़ेगा टू ओपन और टू क्लोज इट, ठीक है ना। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एक नाम और है, वी कॉल इट एज मोमेंट आर्म, ठीक है, क्योंकि ये खुद क्या है, टॉर्क इज़ एक्चुअली मोमेंट। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एक आर्म है। आर्म क्या होती है, बाजू को कहते हैं। तो आर्म यानी कि एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लेंथ को ही बोल रहे हैं कि मोमेंट की आर्म है ये। तो इसकी सो वी नाउ नो अबाउट दिस, ठीक है। तो टर्निंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ और एल के, ठीक। अब यहाँ इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या है, ये मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, लेंथ की यूनिट मीटर है। तो ये हमारे पास आ गया, टॉर्क की यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर, इट कुड बी न्यूटन सेंटीमीटर एज वेल। यहाँ पे न्यूटन की एक छोटी यूनिट को भी डिस्कस कर लेना में कोई मजाका नहीं कि न्यूटन की एक छोटी यूनिट डाइन्स भी होती है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। डाइन और सेंटीमीटर भी है जो कि यूनिट ऑफ टॉर्क ली जा सकती है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं होगी, दिस वुड बी द एसआई यूनिट, ठीक है। तो नॉर्मली हम न्यूटन मीटर यूज़ करते हैं और न्यूटन के साथ ही सेंटीमीटर भी यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। लेकिन ये फार्मूला हमें एक बात और ये बता रहा है कि जो टर्निंग इफेक्ट टॉर्क इज़ इक्वल टू एफ इंटू एल है, अगर हम इस एफ़ को दूसरी तरफ ले आएँ तो ये ऐसे बन जाएगा फार्मूला, इज़न्ट इट। तो ये हमें बता रहा है कि एल और एफ़ में आपस में क्या रिलेशन है, इन्वर्स मतलब अगर लेंथ ज़्यादा है यानी कि मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो फोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी, जो मैंने अभी यहाँ बताई कि अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो कम फोर्स लगा के आपको टर्निंग इफेक्ट मिल जाएगा, और अगर लेंथ कम है तो फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। तो ये भी याद रखिएगा कि टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, बट एफ एंड एल आर इन्वर्सली रिलेटेड, ठीक है ना। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। आज यहीं तक,
और अगली वीडियोज़ में हम इसके आगे की चीज़ें भी सॉल्व करेंगे, तो पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस चैप्टर में, और ये तो आपके इट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। इसकी छोटी छोटी चीज़ें, यूनिट्स एंड ऑल एग्जांपल्स, कंसेप्ट शुड बी देयर, आपको समझ आना चाहिए आई होप। और ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। तो उम्मीद है कि सब आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।